हर्बर्ट स्पेंसर सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि यूके से थे। उससे पहले हम अगस्ट कोम्टे के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन करेंगे। ये अगस्ट कोम्टे जो कि हमारे फर्स्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस दी थी, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट इन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी दिया था, जिसको इन्होंने सेक्युलर पॉजिटिविस्ट रिलीजन बोला था। उसके बाद पॉजिटिविज्म इनकी अप्रोच थी। इनको ये बोलते थे कि सोसाइटी को हमें स्टडी करने के लिए नेचुरल साइंसेस की तरह उसे स्टडी करना चाहिए, बायसनेस को छोड़ के, और उसके साथ में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन, ये OEC जिसे हम बात करते हैं उसकी बात की थी। हायरार्की ऑफ साइंसेस की बात करते हैं ये, कि उनका जो डिवीज़न है वो जो प्रीवियस साइंस होती है उसके जो मेथड्स हैं उस पर डिपेंड करता है, और बाकी जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती जाती है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और जनरलाइबिलिटी कम होती चली जाती है, जिसको उन्होंने MAP-CBS के नाम से दिया था। सोशल स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, इसको इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। सोशल स्टैटिक्स मतलब जो सोशल ऑर्डर अपनी सोसाइटी में स्टेबिलिटी है उसको सोशल स्टैटिक्स की तरह पढ़े, और सोशल डायनामिक्स की वो बात करते हैं जब सोसाइटी में चेंज होता है, किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, एवोल्यूशन आ रहा है, उसको उन्होंने सोशल डायनामिक्स के अंडर रखा था। और हमने बात की थी कि सोशल स्टैटिक्स बुक्स किसकी हैं, हर्बर्ट स्पेंसर की। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन का मैंने रखा था। नेक्स्ट हम हर्बर्ट स्पेंसर को देखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 1820 में हुआ था और 1903 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये एक इंग्लिश सोशोलॉजिस्ट थे और अगस्ट कोम्टे के क्या थे, कंटेम्प्रेरी भी थे, जिन्होंने समाजशास्त्री सोच में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद में इनकी हम जैसे कि हम काफ़ी लेक्चर्स में बात भी कर चुके हैं कि जो वेस्टर्न सोशोलॉजी है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और साइंटिफिक जो प्रोग्रेस हो रही थी उससे जो सामाजिक बदलाव हुए थे उसके कारण ही सोशोलॉजी का जन्म हुआ था, क्योंकि उस समय एक जो सोशल साइंस चाहिए थी समाज को समझने के लिए वो हमारे पास नहीं थी, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक्स थी, पॉलिटिकल साइंस थी, तो वो एक स्पेसिफिक पहलुओं को स्टडी करते थे, न कि पूरे समाज को। तो हर्बर्ट स्पेंसर का भी इसमें काफ़ी योगदान है, इसीलिए उन्होंने सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। और उन्होंने अगस्ट कोम्टे के कुछ एक चीज़ें मिलती हुई भी बोली थी और उसके अलावा भी बात की थी। अब अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर को एक ब्रीफली देखें, इसके लिए मैंने AI की हेल्प ली है और साथ में इसका एक माइंड मैप तैयार किया है। सबसे पहले हम इनका देखेंगे, ये एक इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट थे, सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी, और एवोल्यूशनरी थ्योरी से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। एवोल्यूशनरी थ्योरी मीन्स कि इन्हें डार्विनिज्म, सोशल डार्विनिज्म भी बोला जाता है। इनकी एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की बुक थी, जिससे काफ़ी ये इंस्पायर थे। ये मैंने यहाँ पे एक अलग से लिखा है फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट का मतलब है कि ये प्रकारवादी थे। अब प्रकारवाद क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है। प्रकारवाद का मतलब होता है कि हम जो सोसाइटी को देखेंगे तो उसमें एक इंटर रिलेटेड पार्ट देखते हैं। जो फंक्शन शब्द है उसको सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉइन किया था, और उसके साथ ही सोशल स्ट्रक्चर का भी इन्होंने ही जिक्र किया था सबसे पहले। ये प्रकारवाद के बारे में बोलते हैं कि प्रकारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो समाज को अंतर संबंधित अंगों की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखता है जिसके निर्माण अंग क्रियाशील रहते हुए व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखते हैं। मतलब जो सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, और साथ में वो उसका जो ऑर्डर है सोसाइटी का उसको बना के रखते हैं। मतलब होल सोसाइटी को ये लोग देखते हैं, ना कि एक सिंगल पार्ट में। जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे होते हैं अपनी सोसाइटी में, लेकिन ये सब बात करते हैं कि सोसाइटी तभी बनती है जब एक से ज़्यादा सोशल इंस्टीट्यूट, जैसे हमारी एक बॉडी है उसका इन्होंने एग्जाम्पल लिया था। बाकी हम आगे की स्लाइड्स में इसको देख लेंगे और अच्छे से। इनका जो कोर आइडिया था वो एवोल्यूशनरी था, मतलब उद्विकासवादी की। उद्विकासवादी का तात्पर्य होता है कि सोसाइटी ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है। ऑर्गेनिक एनालॉजी की इन्होंने बात की थी। ऑर्गेनिक एनालॉजी मतलब कि सोसाइटी को उन्होंने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था। इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट बताया था। इसके अलावा इन्होंने सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी भी बोला था सोसाइटी को, ये इंडिविजुअल से बियॉन्ड है।
और सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो होल में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि अलग अलग। इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी दिया है कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे, टाइप्स ऑफ सोसाइटी बताया था। लेसे फेयर की बात करते हैं स्टेट के पर्सपेक्टिव में कि सोसाइटी जो मार्केट है उसको फ्री छोड़ दे देना चाहिए स्टेट को। और टाइप्स ऑफ सोसाइटी अभी हमने देख ही लिया, सिंपल सोसाइटी और ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, मिलिटेंट सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की रोल ऑफ द स्टेट की बात करते हैं कि क्या रोल होना चाहिए स्टेट का। और हम यहाँ पे थोड़ा सा इनको कंपैरिजन करेंगे कोम्टे और स्पेंसर का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये यहाँ पे इनका इंग्लिश दिया हुआ वर्जन, अब हम हिंदी वाला देखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर जैसे कि मैंने बताया अंग्रेजी समाजशास्त्री थे, कोम्टे के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे, जिन्होंने समाजशास्त्रीय चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। औद्योगिकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफ़ी योगदान था हमारी सोशोलॉजी को डेवलप होने में। और सबसे पहले जो थे विचारक, वो उसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहते थे सोसाइटी को, इसीलिए हमारी पॉजिटिविज्म अप्रोच भी आई थी। स्पेंसर का समाजशास्त्र उद्विकासवादी सिद्धांत से, मतलब उद्विकासवादी मैंने बताया आपको कि धीरे धीरे हमारा जो समाज है वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा था, ग्रेजुअली हम बढ़ रहे थे, और जैविक सादृश्यता पर आधारित है। मतलब हम जो सोसाइटी है उसको एज अ होल देखेंगे, जैसे कि हम कोई एक इंडिविजुअल पार्ट पर फोकस नहीं रखेंगे। स्पेंसर जो है अपने सारे 9 बहन भाई थे, उनमें सबसे बड़े थे, और ये जो एडल्ट तक जीवित रहे थे वो इकलौते थे। इसी के आधार पे इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था, जिसको कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत उन्होंने बताया था। जो स्पेंसर चार्ल्स डार्विन की जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, उससे काफ़ी प्रभावित थे। अब यहाँ पे आप एक ही क्वेश्चन नोट कर लेना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया था। हालांकि स्पेंसर का दावा था कि उन्होंने डार्विन द्वारा लोकप्रिय किए जाने से पहले ही प्राकृतिक चयन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन, किस तरह से नेचर में हम एडप्ट होते जाते हैं और उसके द्वारा हम सरवाइव कर पाते हैं, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी डीप में जाके बात की थी। और 1850 में इन्होंने अपनी पहली बुक सोशल स्टैटिक्स प्रकाशित की, जो कि बौद्धिक जगत में व्यापक मान्यता मिली उनको। इसके बाद हम उनके मेजर वर्क देखें तो स्पेंसर की जो सबसे प्रमुख रचनाएं थी, सोशल स्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। ये जो क्वेश्चंस हैं इस बार में भी आए थे, स्टडी ऑफ सोशोलॉजी और प्रिंसिपल सोशोलॉजी में से एक क्वेश्चन आया था, आई कैंट रिकॉल राइट नाउ, बट इनमें से एक क्वेश्चन आया था अभी। तो उत्विकास की अवधारणा को ये काफ़ी गहराई से प्रभावित करते हैं और समाज समय के साथ व्यवस्थित रूप से विकसित होते हैं। मतलब इनका मानना था कि जैसे जैसे धीरे धीरे, जैसे कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की हम लोगों ने बात की कि ग्रेजुअली हमारी जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ती जाती है और समाज का जो रूप है वो व्यवस्थित होता जाता है। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक विकास सरल, एक समान और समरूप सामाजिक संरचनाओं से जटिल, विभेदित और विषम संरचनाओं की ओर गति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि अभी बात हो रही थी, सिंपल होमोजेनस था और एक जैसा था, तो उसके बाद में जो समाज की संरचना है वो क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, डिफ्रेंशिएटेड हो गई, और अलग अलग हेट्रोजेनस वाली जो संरचना है वो प्रतिनिधित्व करने लगी समाज का। जैसे जैसे समाज विकसित होता है वैसे वैसे अधिक संगठित और विशिष्ट हो जाता है, मतलब स्पेसिफाई अपन हम बात कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड होता चला जाता है। जैविक सादृश्यता मतलब ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात कर रहे हैं। स्पेंसर ने समाज को समझाने के लिए जैविक सादृश्य का प्रयोग किया और इसकी तुलना एक जैविक जीव से की। हालांकि उन्होंने जैविक जीव और समाज के बीच के अंतरों को स्पष्ट रूप से भी उजागर किया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि समाज भागों की परस्पर निर्भरता के संदर्भ में एक जीव के समान है, यह मात्र एक जीव से कहीं अधिक है। ऐसे नहीं बोलना कि जैसे ह्यूमंस हैं उनकी तुलना की थी, लेकिन उससे भी कहीं बियॉन्ड है। सामाजिक अति जैविक इकाई है, मतलब सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी है, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्तिगत जीवों से उच्च स्तर पर विद्यमान है। मतलब सिंगल जो पर्सन है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उन्होंने उससे भी ऊपर उसको माना है। जैसे कि कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग हैं, उनसे मिलकर हमारा समाज बनता है। यह परस्पर संबंधित संस्थानों और सामाजिक संबंधों से बनी एक संगठनात्मक प्रणाली है जो एक साथ कार्य करती है।
तो सभी जैसे हमारे समाज में अपन देखते हैं कि किस तरह से लोग संगठित होते हैं और एक समाज को संचालित करते हैं और सामाजिक संबंध उसमें होते हैं। तो यही बात स्पेंसर बोल रहे हैं कि यह एक अतिजैविक इकाई है, जीव के स्तर से ऊपर एक संगठनात्मक इकाई है। ओके, नेक्स्ट। ये मैंने ब्लैंक रखा था ताकि अपन जो भी होगा उसमें समझ लेंगे। अभी हम देखते हैं, एक व्यक्तिवादी होने के नाते स्पेंसर ने समाज और जैविक जीवों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पर जोर दिया। जैविक जीवों में भाग पूरे लाभ के लिए अस्तित्व में होते हैं, जबकि समाज में पूरा अपने भागों अर्थात व्यक्तियों के लाभ के लिए अस्तित्व में होते हैं। स्पेंसर जो कि स्टेट की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि स्टेट को है ना ज़्यादा मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए, इसी के बारे में वो बात कर रहे हैं। समाजों का वर्गीकरण उन्होंने बताया कि कुछ जो समाज होते हैं उनमें द्विगणित समाजों के एकत्रीकरण से त्रिगणित मतलब डबली कंपाउंड सोसाइटी जो सोसाइटी होती हैं उनसे मिलके ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटियों का निर्माण हो जाता है। उन्होंने समाजों को जटिलता या आकार के आधार पर वर्गीकृत किया था, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी और साइज के आधार पर उन्होंने क्या किया था, समाज को विभाजित किया था। तो ये 4 तरह के समाज की बात करते हैं: सरल समाज, संयुक्त समाज, द्विगुणित समाज और त्रिगुणित समाज। इंग्लिश में ये काफ़ी इजी रहेंगे अगर आप लोग याद रखेंगे, लेकिन इनका कीवर्ड्स आपको याद रखना है। सरल समाज को इन्होंने बोला था सिंपल सोसाइटी, जो कि परिवारों से मिलकर बनी होती है। संयुक्त समाज को इन्होंने बोला था कंपाउंड सोसाइटी, जो परिवारों से मिलकर कुल बनाते हैं, मतलब क्लैन बना देते हैं। इसके बाद डबली कंपाउंड सोसाइटी, जो कि क्लैंस जो होते हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं, ट्राइब बना देते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी में क्या होता है कि कई सारी जो क्लैंस हैं वो मिल जाती हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं, एक नेशन का निर्माण करती हैं, जैसे कि हमारा आज का समाज। उन्होंने 2 और समाजों को विभाजित किया था, मिलिट्री सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मिलिट्री सोसाइटी को उन्होंने क्या बताया था, ये हम देखेंगे। मिलिट्री सोसाइटी को इन्होंने सरल समाज में भी हम देख सकते हैं, जैसे पहले के समाज थे इनके बीच में अनिवार्य सहयोग होता था। ये जैसे ये यहाँ पे एक इनकी सामाजिक नियंत्रण की प्रणाली होती थी, मतलब जो राजा होता था वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, जिसमें हायरार्की, अनुशासन, आज्ञा पालन पर जोर दिया जाता था, क्योंकि राजा जो है उसी की चलती थी। और जो हायरार्किकल जो सोशल व्यवस्था थी उसमें काफ़ी सारे अंधविश्वास, मान्यताएं चलती रहती थी। इनके अपना जो पब्लिक और जो प्राइवेट लाइफ थी उनकी, उनमें काफ़ी एक दूसरे में सिमिलैरिटी थी, मतलब उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी उसका अभाव था उस समय। और ऐसे समाजों में शक्ति, नियंत्रण और सामूहिक अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती थी, मतलब सभी को अनुशासन में रहना है। सोशल जो सोसाइटी है उसका जो कोर था उस पर ज़्यादा फोकस था। औद्योगिक सोसाइटी, जो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन्होंने नाम दिया था, इसके विपरीत प्रवृत्तियां दर्शाता था। क्या, इनके बीच में वॉलेंटरी नहीं होता था, इनवॉलेंटरी होता था। जो कॉपरेशन था वो कैसा था, इनवॉलेंटरी था। जो लिखित कानून हैं उनको काफ़ी महत्व दिया जाता था। औपचारिक संबंध होते थे, स्पष्ट जो उनके अधिकार हैं उनमें स्पष्ट मान्यता और संरक्षण था, मतलब कानूनी लिखित उनके अधिकार थे। आर्थिक गतिविधियों का राजनीतिक नियंत्रण से पृथक्करण था, मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन था, मतलब एक जगह पे सेंटर में सारी पावर नहीं थी, डिसेंट्रलाइज थी सारी पावर। उसके बाद स्वतंत्र संघों और संस्थानों का विकास हुआ था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर अधिक जोर था। ये समाज बल के बजाय चुनाव के माध्यम से कार्य करते हैं। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन अगर अपन देखें, कोम्टे का मानना था कि समाजशास्त्र को सक्रिय रूप से समाज को प्रगति और नैतिक व्यवस्था की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। मतलब ये बोलते थे कि समाज में जो प्रोग्रेस हो रही है, जो भी सारे ऑर्डर है उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तभी तो हमारी सोशियोलॉजी आई थी, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं था हमारे समाज में। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर का तर्क था कि समाज को
कृत्रिम रूप से निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि वो नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं कि नेचर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है या जो भी चीज़ें अपनी सोसाइटी में नेचुरली हो रही हैं उनको होने देना चाहिए, उनमें आर्टिफिशियली कुछ नहीं किया जाना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तभी तो वो कहते हैं कि प्राकृतिक जो सामाजिक प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। स्पेंसर के अनुसार स्वतंत्रता की स्वाभाविक प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हानिकारक था। यह प्राकृतिक नियमों के माध्यम से सामाजिक विकास में स्पेंसर के विश्वास को दर्शाता है। ये फिर से उन्होंने वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और राज्य की भूमिका। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ये बोलते हैं कि फिटेस्ट व्यक्ति वो है जो कि स्वस्थ है, सक्षम है और बुद्धिमान है, मतलब हेल्दी है, कैपेबल है और इंटेलिजेंट है। उन्होंने राज्य को व्यक्तियों की पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में देखा। उन्होंने बोला कि राज्य का प्राथमिक कार्य सुरक्षा देना होना चाहिए, न कि कंट्रोल करना। इसीलिए वो जो फ्री मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट को फ्री कर दो, जैसे कि उन्होंने बात की थी एडम स्मिथ से, वो इंस्पायर्ड थे इसमें फ्री मार्केट के संदर्भ में, जिसे कि उन्होंने लेसिस फेयर की बात की थी। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर को समराइज करना चाहें तो हम देख सकते हैं उनके, एक तो यहाँ हम लिख लेते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की है ना, हर्बर्ट स्पेंसर का सबसे पहले तो वो फंक्शनलिस्ट थे। ये राइटिंग भी खराब आ रही है इसमें। फंक्शनलिस्ट थे और उसके बाद वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते थे, जिसमें कि वो किससे प्रभावित थे, चार्ल्स डार्विन से। पेन भी काम नहीं कर रहा। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, और ये फंक्शनलिस्ट थे। और इनका जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और नेचुरल सिलेक्शन, और इसके बाद इन्होंने मिलिटेंट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और इसके बाद में इन्होंने बात की थी सिंपल सोसाइटी, कंपाउंड सोसाइटी, डबली कंपाउंड सोसाइटी और ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। और इसके बाद इन्होंने बात की थी लेसिस फेयर की, जो कि ये एडम स्मिथ से इंस्पायर थे कि स्टेट को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा इनका जो एक और कॉन्सेप्ट था वो था कि इन्होंने सबसे पहले फंक्शन शब्द को यूज़ किया। इनको फंक्शनलिज्म के फादर ऑफ फंक्शनलिज्म बोला जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर को डर्कहाइम को भी बोला जाता है। और एक सोशल स्ट्रक्चर, एक वर्ड जो इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था। तो इतने ही हैं हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। बाकी अब हम इनके क्या करते हैं, बुक्स देख लेते हैं। बुक्स के अलावा भी मैंने काफ़ी एमसीक्यूज भी रखे हैं, आप देख सकते हैं। बुक्स कौन कौन सी थी, सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जिसमें उन्होंने एवोल्यूशनरी फिलॉसफी का बेस रखा था। और इसमें उन्होंने काफ़ी सारे जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी, प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी नहीं, साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। ये स्टार मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल एवोल्यूशन, मिलिट्री वर्सल, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसकी बात की थी। प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, एजुकेशन पे उन्होंने लिखा था, जिसमें कि इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड फिजिकल, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, मैन वर्सेस द स्टेट एंड ऑटोबायोग्राफी। इनमें से ये काफ़ी सारी इनकी काफ़ी बुक इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं उनमें टिक कर देती हूँ कौन कौन सी इनकी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ, इसके बाद में द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, ये इनकी बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी इनके अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर मुख्य रूप से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इनका जो आंसर है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाला हो जाएगा।
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने यूज़ किया था सबसे पहले? हर्बर्ट स्पेंस। ऐसे तो चार्ल्स डार्विन ने यूज़ किया था, लेकिन अगर सोशोलॉजी की टर्म में देखेंगे तो हर्बर्ट स्पेंसर। विच बुक वॉज रिटन बाय हर्बर्ट स्पेंसर? सोशल स्टैटिक्स। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को किससे कंपेयर किया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये यहाँ पे असर्शन रीजनिंग रखा है ताकि अब लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। आरपीएससी में भी इस तरह का ट्रेंड है और नेट में भी ऐसा रहता है। तो सबसे पहले हमारा निर्देश में है कि अगर दोनों असर्शन और रीज़न सही हैं और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोनों सही है लेकिन आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है तो सी हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, स्पेंसर ने समाज की तुलना जीवित शरीर से की। बिल्कुल, उनका मानना था कि समाज की विभिन्न संस्थाएं परस्पर निर्भर काम करती हैं। ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि लगा के पढ़ेंगे, स्पेंसर ने समाज की तुलना जीवित शरीर से की क्योंकि उनका मानना था कि समाज की विभिन्न संस्थाएं परस्पर निर्भर काम करती है, जिस तरह हमारा शरीर काम करता है। स्पेंसर का दर्शन विकासवाद से प्रभावित है क्योंकि विकासवाद के सिद्धांतों को समाज और शिक्षा पर लागू किया गया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों सही है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना एक जीवी से, ये हमारा फिर से क्वेश्चन आ गया इस तरह का, क्योंकि समाज के विभिन्न अंग विशिष्ट और परस्पर निर्भर कार्य करते हैं। इसका भी आंसर ए हो जाएगा क्योंकि स्पेशलाइज्ड हैं और एक साथ काम करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर सोशल का मानना था कि सामाजिक विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। बिल्कुल सही है। और विकास की प्रक्रिया में विभेदन और एकीकरण बढ़ते हैं। ये बात भी सही है, अभी हमने पढ़ा था। इसका भी क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। स्पेंसर सामाजिक जीवन में राज्य के मजबूत हस्तक्षेप के समर्थक थे। उनका मानना था कि क्योंकि उनका मानना था कि समाज प्रतिस्पर्धा के माध्यम से स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हर स्टेट इंटरवेंशन के वो पक्ष में नहीं थे, वो तो मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन के पक्ष में थे कि स्टेट को कम से कम हस्तक्षेप देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है, तो डी इज राइट आंसर। स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा को समाज पर लागू किया क्योंकि उनका मानना था कि सामाजिक प्रगति प्रतिस्पर्धा और अनुकूलन से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है। उन्होंने अडेप्टेशन की बात की थी और कंपटीशन भी जैसे जैसे आगे जाते हैं तो होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने समाज को सैन्य और आधारित औद्योगिक प्रकारों में वर्गीकृत किया। सही है, क्योंकि सैन्य समाज स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित होते हैं। वॉलेंटरी एक कॉपरेशन थोड़ी होता है, उसमें तो इनवॉलेंटरी होता है। मिलिटेंट में इनवॉलेंटरी होता है ना, और इसमें कंपल्सन और डिसिप्लिन होता है। स्पेंसर, इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? डी गलत है, सॉरी आर गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। स्पेंसर के समाजशास्त्र ने संरचनात्मक प्रकारवाद को प्रभावित किया क्योंकि सामाजिक संस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता पर बल दिया गया है। यहाँ पे भी ए हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे से काफ़ी इंटरलिंक है और इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी कई कर भी लिए। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन हमेशा क्या होता है? क्रांतिकारी होता है? नहीं, रेवोल्यूशनरी थोड़ी होता है, ये तो एवोल्यूशनरी होता है। तो ए गलत हो गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और इन्होंने बोला कि क्रमिक विकासवादी परिवर्तन पर बल दिया था। बिल्कुल। फर्स्ट प्रिंसिपल में स्पेंसर ने विकास का सार्वभौमिक सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बिल्कुल किया, क्योंकि विकास के सिद्धांतों को भौतिक, जैविक और सामाजिक घटनाओं पर लागू किया गया। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि ये सही है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सार्वभौमिक विकास की अवधारणा किस पुस्तक में प्रस्तुत की थी? किस में की थी उन्होंने? यूनिवर्सल एवोल्यूशन, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स में ना। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर मुख्य रूप से किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संबंधित हैं? फंक्शनलिस्ट से। हर्बर्ट स्पेंसर की जैविक उपमा ने मुख्य रूप से किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को प्रभावित किया? स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। तो आज के हमारे क्वेश्चंस इतने ही थे। आई होप आपको जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। तब तक पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।